एक फौजी जो बॉर्डर पर रहकर अपनी देश की तो सुरक्षा कर लेता है, लेकिन बात जब उसके घर की आती है, अपनी घर की सुरक्षा नहीं कर पाता है और आखिरकार अपने परिवार को बचाते हुए एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फर्रुखाबाद और इसी फर्रुखाबाद का एक थाना पड़ता है पंचायत घाट। पंचायत घाट थाने के अंतर्गत एक गांव आता है झगुआ नगला और इसी झगुआ नगला गांव का रहने वाला दिनेश कुमार दिवाकर। दिनेश जिसकी उम्र है 32 साल, जो सीआरपीएफ में नौकरी करता है, जिसकी तैनाती श्रीनगर में है। दिनेश की पत्नी का नाम है रमा, जिसकी उम्र है 30 साल। रमा जो अपने ही इलाके के एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। दिनेश के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। चूँकि पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए दिनेश के परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। रमा भी जब स्कूल में जाती है तो अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए एक नौकरानी को अपने घर में रख रखी है। दिनेश का पूरा परिवार बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 6 जून की शाम के वक्त। दरअसल दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन तभी शाम के वक्त दिनेश अपने बड़े भाई रमेश चंद के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला हूँ और थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। दिनेश जो मूल रूप से एटा जिला के अलीनगर का रहने वाला है। दिनेश के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई है रमेश चंद। अपने भाई से जैसी इस तरह की बात कहता है, रमेश चंद अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि जब सही सलामत घर पे पहुंच जाना, एक बार मुझे बता जरूर देना। पर देर रात तक भी दिनेश जब अपने भाई के नंबर पे फ़ोन नहीं करता है, अब खुद रमेश चंद दिनेश के नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन अब दिनेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब दिनेश के नंबर पे फ़ोन नहीं लगता है, आखिरकार रमेश चंद दिनेश की पत्नी रमा के नंबर पे फ़ोन करता है। इधर रमा को जब मालूम चलता है कि उसका पति 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला है, ये जानकर रमा भी एकदम से चौंक जाती है। रमेश चंद से कहती है कि उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है और ना ही अभी तक घर पहुंचे हैं। इधर रमा को जैसे ही मालूम चलता है, रमा अब अपने पति के बारे में पता लगाने के लिए श्रीनगर के कंट्रोल रूम में फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में पूछती है। तो रमा को मालूम चलता है कि वाकई में दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर वहाँ से निकल चुका है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक ना तो दिनेश घर पे पहुंच पाता है और ना ही उसका नंबर ऑन हो पाता है। इसीलिए रमा के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों पे फ़ोन करती है और दिनेश के बारे में पूछताछ करती है। पर बावजूद इसके दिनेश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है और आखिरकार एक दिन का और समय गुजर जाता है। तभी अगले दिन 8 जून को इसी झगुआ नगला गाँव के बाहर खेत में एक व्यक्ति का जला हुआ डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब रमा को मालूम चलता है, रमा घटनास्थल पर नहीं जाती है, क्योंकि रमा को पूरा यकीन होता है कि शायद उसका पति अपने किसी दोस्त के पास चला गया होगा, आज नहीं तो कल जरूर वापस आ जाएगा। लेकिन रमा को जैसे इस बात की जानकारी होती है, रमा को भी अपने पति को लेकर चिंता सताने लगता है। इसीलिए रमा अपने दोनों बच्चों को लेकर के अलीनगर अपने ससुराल में पहुंच जाती है और जब अपने जेठ रमेश चंद से गांव में मिले डेड बॉडी के बारे में बताती है, जान करके रमेश चंद भी परेशान हो जाता है। दरअसल रमेश चंद उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए 10 जून को फर्रुखाबाद के पंचायत घाट थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि सब आप लोग को 8 जून को जो डेड बॉडी मिला है, दरअसल मैं उसे देखना चाहता हूँ। पुलिस जब उस डेड बॉडी का फोटो रमेश चंद से दिखाती है, रमेश चंद देख करके शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई दिनेश है। रमेश चंद जब इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को देता है, पूरे घर में मातम से छा जाती है। रमेश चंद जब डेड बॉडी को शिनाख्त कर लेता है, पुलिस अब रमेश चंद से ही पूछताछ करती है। पुलिस रमेश चंद से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर रमेश चंद थोड़ी देर सोचने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, पर मुझे दिनेश की पत्नी रमा पे ही शक है, क्योंकि रमा को जब इस डेड बॉडी के बारे में मालूम चला था, रमा डेड बॉडी को देखने के लिए घटनास्थल पे भी नहीं पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात कि पिछले कई महीनों से रमा और दिनेश के बीच में झगड़े तकरार भी होते रहता था। रमेश चंद जैसी इस तरह की बात कहता है, पुलिस रमेश चंद के तहरीर पे धारा 302 के तहत रमा के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर पुलिस रमा से पूछताछ करने के लिए अलीनगर उसके ससुराल में पहुंच जाती है, जहां से पुलिस रमा को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर रमा से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रमा पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरा पति 20 दिन की छुट्टी लेकर वहां से घर के लिए निकले हैं, भला मैं अपने पति की हत्या कैसे कर सकती हूँ।
लेकिन पुलिस रमा के बातों पर यकीन नहीं करती है, बल्कि उससे एक पर एक कई तरह का सवाल करती है। पुलिस जब तरह तरह का सवाल करना शुरू करती है, आखिरकार रमा भी पुलिस के सवालों में उलझ जाती है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रमा जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी सुनाती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रमा के ससुराल वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। रमा, जिसके पिता का नाम है देवकरण दिवाकर, जो फर्रुखाबाद के चीनीगराम गांव का रहने वाला है। देवकरण के परिवार में उसकी पत्नी मालती के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी रमा और दूसरी बेटी सुरेखा। रमा, जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। रमा अपने ही इलाके से बीएड तक की पढ़ाई करती है। रमा की जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में शिक्षक की बहाली निकलती है। रमा भी अप्लाई करती है, लेकिन किसी कारणवश एग्जाम रद्द हो जाती है, जिसकी वजह से रमा का सपना अधूरा रह जाता है। रमा जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद से देवकरण अब अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। दरअसल देवकरण अपनी बेटी के लिए एक टीचर ही तलाश करता है, लेकिन अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, पर इस प्रकार का कोई लड़का नहीं मिलता है। तभी देवकरण को अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से दिनेश कुमार के बारे में मालूम चलता है। दिनेश को जाकर के जब देखता है अपनी बेटी के लिए, दिनेश को पसंद कर लेता है। उसके बाद से शादी की तारीख रखी जाती है और बड़ी धूमधाम से दिनेश और रमा की शादी हो जाती है। रमा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, उसके ससुराल वाले भी रमा को काफ़ी लाड प्यार देते हैं। जब धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार रमा 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। पर तभी कुछ साल के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से शिक्षक की बहाली निकलती है। इसलिए रमा अपनी दिल की बात दिनेश से कहती है। रमा कहती है कि दरअसल मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अपनी दिल की बात कहती है। दिनेश भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर उसे आवेदन डलवा देता है। रमा जब एग्ज़ाम देती है, आखिरकार फर्रुखाबाद उसके मायके के आसपास में एक सरकारी स्कूल में उसे टीचर की नौकरी मिल जाती है। टीचर की नौकरी जब मिल जाती है, उसके बाद से रमा अपने मायके में चली जाती है और मायके में ही रहकर वहीं से नौकरी करने लगती है। रमा को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन रमा जब अपने मायके में रहने लगती है, ये बातें दिनेश के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। दिनेश को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपनी पत्नी को ससुराल में लाए कैसे। इसीलिए दिनेश अपनी पत्नी को ससुराल में लाने के लिए, उसका वहां से ट्रांसफ़र कराने के लिए रिश्वत भी देने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी रमा का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसी बात को लेकर के दिनेश और उसकी पत्नी के बीच में अब आए दिन हर रोज झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, एक दिन रमा अपने पति दिनेश को समझाते हुए कहती है कि अगर वाकई में तुम्हें बुरा लगता है तो बगल के झगुआ नगला गाँव में अपना एक घर बनवा दो। घर बनाने की जब बात कहती है, दिनेश को भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की यह सुझाव पसंद आ जाती है और इसी झगुआ नगला गांव में एक ज़मीन खरीदकर अपना घर बनवा देता है, जिसमें रमा अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और वहीं से अपनी ड्यूटी करने लगती है। रमा को अपनी ड्यूटी में परेशानी ना हो, इसीलिए दिनेश अपनी पत्नी को एक स्कूटी भी खरीद कर दे देता है। दिनेश जो सीआरपीएफ में नौकरी करता है, हर 4 महीने पर 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से समय व्यतीत करने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन अब दिनेश जब अपनी वापस ड्यूटी पे जाता है, रमा को अपने पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाती है। दरअसल रमा को जब अपने पति की कमी महसूस होने लगती है, अब रमा इधर उधर ताक झांक करने लगती है। तभी रमा की नज़र अनमोल दिवाकर के ऊपर जाती है। अनमोल जो बगल के ही गुठना गांव का रहने वाला है। दरअसल यह अनमोल कोई और नहीं बल्कि रमा के ही रिश्ते में बुआ का बेटा है, जो अक्सर कभी कभी रमा के घर पर भी आता है। अनमोल जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो कुंवारा है। चूंकि रमा और अनमोल के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसलिए अब अनमोल जब भी रमा के घर पे जाता है, इसी रिश्ते की वजह से रमा अनमोल से हंसी मजाक करने लगती है और हंसी मजाक में ही अनमोल से कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनने के बाद अनमोल को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रमा उससे चाहती क्या है। दरअसल अनमोल भी जो कि कुंवारा है, इसलिए अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार एक दिन रमा के घर के अंदर ही अनमोल और रमा के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी दिनेश को कभी नहीं मालूम चलता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, रमा अनमोल की इस प्रकार से दीवानी हो जाती है कि अब अनमोल को रात्रि के वक्त भी अपने घर पे ही रुकने लगती है। अनमोल जब भी रमा के घर पे रात्रि के वक्त ठहरता है, रमा अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद बगल के कमरे में ले जाकर सुला देती है और अनमोल को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं पड़ोसियों को शक हो जाता है और आखिरकार एक दिन ये बात है दिनेश तक पहुंच जाती है। दिनेश जब घर पे पहुंचता है, इस बारे में अपने दोनों बच्चों से पूछताछ करता है। दिनेश के दोनों बच्चे अपने पापा को जवाब देते हुए कहते हैं कि अनमोल अंकल जब भी रात्रि के वक्त घर पे ठहरते हैं, माँ हम दोनों को बगल के कमरे में सुला देती है और अनमोल अंकल के साथ ही
अपने कमरे में सोती है। बच्चे जैसे इस तरह की जवाब देते हैं, दिनेश को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का वाकई में अनमोल के साथ में चक्कर चल रहा है। दिनेश जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो रमा भी बेधड़क से अपने पति को जवाब देती है कि जिसका पति बाहर में रहता है उनकी पत्नियों को लोग इसी तरह का लांछन लगाते हैं। तुम्हें पड़ोसियों से ज़्यादा मेरी बात पर यकीन करनी चाहिए। लेकिन न जाने क्यों दिनेश की अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता है और फिर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। और फिर उसके बाद से अनमोल के भी घर पे जाता है और उसके परिवार वालों से अनमोल की शिकायत भी कर देता है। साथ ही साथ अनमोल को हिदायत देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिनेश जैसे तैसे 20 दिन का समय गुजारता है, वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन दिनेश वापस जैसे ही अपनी ड्यूटी पे चला जाता है उसके बाद से रमा और अनमोल फिर से पहले के जैसे ही मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन इस बार रमा अब काफ़ी हद तक एहतियात बरतती है। दरअसल रमा को अपने बच्चों से भी डर सताने लगता है। इसीलिए रमा जब अपने बच्चों को रात्रि के वक्त खाना वाना खिलाकर सुला देती है उसके बाद से अनमोल को अपने घर पे बुलाती है। अनमोल जो शराब पीने का भी आदी होता है, इसीलिए रमा को भी शराब की लत लग जाती है। पर जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, इधर दिनेश फिर से जब 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे पहुंचता है, दिनेश को अपनी पत्नी के मुंह से शराब की बू आती है। इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, रमा अपने पति से साफ साफ झूठ बोल देती है कि मैं शराब नहीं पीती हूँ। लेकिन दिनेश जब पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो मालूम चलता है कि अनमोल अभी भी उसके घर पे आता है। इस बारे में जाकर जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, रमा फिर से अपने पति से झूठ बोलती है। इस पे दिनेश अपनी पत्नी को धमकी देते हुए कहता है कि जिस दिन मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ अगर पकड़ लिया उस दिन तुम दोनों को जान से मार दूंगा। जैसे तैसे समय व्यतीत करने के बाद दिनेश जब वापस अपनी ड्यूटी पे जाता है, अब दिनेश को अपने काम में मन नहीं लगता है। दरअसल दिनेश अपनी पत्नी की बेवफाई को भूल ही नहीं पाता है। दिनेश सोच लेता है कि आज नहीं तो कल दोनों को रंगे हाथ जरूर पकड़ूंगा। इसीलिए रमा और अनमोल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए 10 ही दिन के बाद फिर से 20 दिन की छुट्टी लेकर 6 जून को अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दिनेश जब 6 जून को अपने घर के लिए रवाना होता है, इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है। दरअसल दिनेश पहले ही सोच लिया था कि मैं रात्रि के वक्त घर पे पहुंचूंगा और दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगा, और अगर मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया दोनों का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन शाम के वक्त जैसे ही अपने इलाके में पहुंचता है, अपने बड़े भाई रमेश चंद के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला हूँ। करीब रात्रि के 11:30 बजे के आसपास दिनेश अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा जब खटखटाता है, अंदर रमा अनमोल को लेकर अपने कमरे में सो रही थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ जैसे ही रमा के कानों तक पहुंचती है, रमा भी एकदम से डर जाती है। रमा सोच में पड़ जाती है कि इतनी रात को आखिरकार आया कौन है। इससे पहले कि रमा दरवाजा खोले, सबसे पहले अनमोल को ले जाकर के बगल के कमरे में छुपा देती है। जाकर के जब दरवाजा खोलती है और अपने सामने जब दिनेश को देखती है, उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगती है। दिनेश सबसे पहले रमा से सवाल करता है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतना देर क्यों किया। इस पर रमा अपने पति को जवाब देती है कि मैं गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन दिनेश रमा की बातों पर यकीन नहीं करता है, बल्कि दिनेश रमा से कहता है कि अनमोल घर के अंदर ही है ना। जैसे ही अनमोल का नाम लेता है, ये सुन करके रमा एकदम से डर जाती है। इससे पहले कि दिनेश घर के अंदर जाकर अनमोल को ढूंढता, रमा त्रिय चरित्र का खेल खेलना शुरू कर देती है। दरअसल रमा अपने पति का हाथ पकड़ करके कमरे में लेकर जाती है और फिर दिनेश से मीठी मीठी बातें करने लगती है। बातों में इस कदर से उलझा लेती है कि आखिरकार दिनेश भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही दोनों फारिग होते हैं, उसके बाद से दिनेश गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से रमा कमरे से बाहर निकलती है और जाकर अनमोल को बाहर निकाल कर लाती है। साथ ही साथ अनमोल से कहती है कि अगर दिनेश ने हम दोनों को एक साथ देख लिया होता तो आज का दिन हम दोनों का आखिरी होता। रही बात आज नहीं तो कल हम दोनों पकड़े जरूर जाएंगे, और जिस दिन हम पकड़े जाएंगे दिनेश हम दोनों को इस दुनिया से हटा देगा। इससे पहले कि दिनेश हम दोनों को मारे, क्यों ना दिनेश को इस दुनिया से हटा देते हैं। रमा जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, अनमोल रमा की बात मान लेता है। उसके बाद से अनमोल दिनेश का ही राइफल उठाकर सोते वक्त ही दिनेश के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से दिनेश की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दिनेश की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से दिनेश की डेड बॉडी लेकर के बगल के कमरे में छुपा देते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसी रात को अनमोल अपने घर पे चला जाता है और अगले दिन 7 जून को रात्रि के वक्त फिर से रमा के घर पे पहुंचता है और रात्रि के वक्त ही दिनेश की डेड बॉडी एक बोरी में पैक करके रमा के ये स्कूटी पे लोड करके गांव से बाहर खेतों में जाता है और उसकी डेड बॉडी पे पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर देता है और उसके बाद से वापस अपने घर चला जाता है। वाकई में रमा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस रमा के ही तहरीर पर उसके प्रेमी अनमोल को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है।
फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जो कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार जो राजपुर बलरामपुर के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन। मोहम्मद बुरहानुद्दीन जो मणिपुर के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं गोलू कुमार। गोलू कुमार जो भागलपुर बिहार का रहने वाले हैं, लेकिन पुणे शहर में रहकर वहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। पांचवें मेरे व्यूअर हैं जमील शेख। जमील शेख जो सऊदी अरबिया में रहकर अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सबा अली खान। सबा अली खान जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के रहने वाली है। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।